नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम सारे एग्जाम्स के प्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही मैच्ड है ना। देखिए, शिक्षा उच्चारण, दूसरा कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, चरण और छंद व्युत्पत्ति शास्त्र यानी कि इटमोलॉजी। तो देखिए, ये दोनों गलत मैच्ड हैं क्योंकि निरुक्त होता है इटमोलॉजी और छंद होता है आपका मेट्राइसिस। ठीक है, बाकी ये दोनों सही मैच्ड हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए 1 एंड 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विलियम जोन्स ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा देखिए, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। तीसरा, फर्ग्यूसन हो गए, कनिंगम हो गए, एडवर्ड थॉमस हो गए, ये सब हैं कौन की भारतीय लिपियों के अध्ययन और अन्वेषण को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य वाला बताना है। तो देखिए, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो ब्राह्मी लिपि को 1837 में जिनको पढ़ने में सफलता मिली थी वो विलियम जोन्स नहीं थे, वो जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर इज 2 एंड 3 यानी बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बतानी है। देखिए, खंड काव्य ऋतु संहार, नाटक विक्रमोर्वशियम और महाकाव्य मालविकाग्नि मित्रम। तो देखिए, खंड काव्य कौन कौन से हैं। ये कालिदास के खंड काव्य हैं, मेघदूतम है ना, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो ये तो सही हो गया है ना। नाटक है जो, उसमें आपका अभिज्ञानम शाकुंतलम विक्रमोर्वशियम मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, और महाकाव्य है जो, उसमें क्या आएगा, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। ठीक है, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो मालविकाग्नि मित्रम है वो एक नाटक है, नाटक। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 यानी कि ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिससे मिलती है उसे क्या कहते हैं, पुरातत्व या फिर आर्कियोलॉजी। दूसरा, किसी वस्तु के में विद्यमान जो C14 में जो कमी आ जाती है उसको माप करके हम क्या समय का निर्धारण करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो सही वाला आपको बताना है। तो आंसर इसका दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, ये राइटर्स हैं, ये इनकी बुक्स हैं। A.L. बाशम, एन इन्फॉर्मेशन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राजेंद्र लाल मित्र, वंडर दैट वाज इंडिया, D.D. कौशाम्बी की इंडो आर्यंस। ठीक है, तो इनमें से सही वाला आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, ये सभी गलत मैच्ड हैं। क्यों गलत मैच्ड हैं, क्योंकि A.L. बाशम की जो बुक है वो है वंडर दैट वाज इंडिया, और राजेंद्र लाल मित्र की जो बुक है उसका नाम है एन इंडो आर्यंस, ये वाली। ठीक है, और D.D. कौशाम्बी की जो बुक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तीनों ही आपस में मिसमैच्ड है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दूसरा देखिए, 1668 में फ्रेंकोइस कायरो द्वारा मुसलीपट्टम में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, सही वाला आपको बताना। देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि पहली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी, सूरत। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 इज करेक्ट, आंसर इज ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजीमुशान द्वारा अंग्रेजों को सुतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दी गई थी, और इसी को मिलाकर के फिर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आंसर इज सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत के हीरो की खदान की विस्तृत चर्चा फ्रांसवा बर्नियर ने, ठीक है, फ्रेंकोइस बर्नियर ने की थी। दूसरा देखिए, 1666 में 116 कैरेट का ब्लू डायमंड की खोज हुई थी, और उसको 1668 में फ्रांस के लुई 14 को बेच दिया गया था।
तो इनमें से आपको सही वाला बताना है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि ये जो चर्चा की थी, जो मेन इससे इन्वॉल्व है वो है ट्रेवर्नियर, ना कि बर्नियर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली बी इज द आंसर, ओनली 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो वैदिक धर्मों का पुनः शुद्ध रूप से, ठीक है, वापस से स्थापित करना। दूसरा देखिए, स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। ठीक है, इसको ये इन्होंने मना किया था। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो सत्य वाला आपको बताना था, सी आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर, है ना, इस बेसिस पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन सबसे पहले अंग्रेजों ने किया। दूसरा, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती है वो पुर्तगालियों की देन है। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला इसलिए गलत हो जाएगा कि ये जो आधार थे ये शेरशाह सूरी के टाइम पर और अकबर के टाइम पर भी थे, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किया। तो पहला गलत, दूसरा सही, ओनली बी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जोड़ी बतानी है आपको। ये रामानंद जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं, चैतन्य आधुनिक वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं, शंकर द्वैतवाद से जुड़े हुए हैं, और रामानुज हैं जो वो अद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही है। रीजन कि रामानंद है जो वो राम भक्ति से जुड़े हैं, ना कि कृष्ण भक्ति से। ठीक है, चैतन्य है जो वो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद की स्थापना भी की थी। और शंकर का है जो वो क्या है, अद्वैतवाद। ठीक है, और रामानुज का क्या है, वो है विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, और ये जो द्वैतवाद है ये किसका है, ये है मध्वाचार्य का, मध्वाचार्य। ठीक, तो ओनली 2 इज द आंसर, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसॉफी से संबंधित क्वेश्चन है। थियोसॉफी की फिलॉसफीज है। ठीक है, थियोसॉफी सिखाती है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक मुक्ति। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम ब्लातविस्की और एच.एस. ऑलकॉट ने। ठीक है, अगला देखते हैं। यह दावा करता है कि मानव आत्मा कर्म की प्रक्रिया के अनुसार शारीरिक मृत्यु पर पुनर्जन्म से गुजरती है। ठीक है, मतलब रीइंकारनेशन पर विश्वास करते हैं। दूसरा देखिए, और लॉ ऑफ कर्मा पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ये सार्वभौमिक भाईचारे और सामाजिक सुधार के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कि इनके कोई मोरल कोड्स निर्धारित नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो सही वाला आपको बताना है। तो देखिए सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, थियोसॉफी से संबंधित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बीजक में संग्रहित इनके दोहों को 3 भाग हैं, क्या है, साकी, सबद और रामायणी। दूसरा, कबीर के कुछ छंद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। ठीक है, सत्य वाला आपको इसमें बताना है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की सिलसिले की स्थापना की थी। और ये किसके शिष्य थे, ये थे शेख उस्मान के शिष्य, उस्मान। और निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो भी इसी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और ये हैं बाबा फरीद के शिष्य, बाबा फरीद। ठीक है, और उसके बाद शेख बहाउद्दीन ज़कारिया हैं जो ये आपके जुड़े हुए हैं सुहरावर्दी सिलसिले से, सुहरावर्दी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेंगे, और 1 और 2 सही बैठ रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित विभाग किस वायसरॉय के समय से स्थापित किए गए थे। कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग, अकाल आयोग, ये तीनों ही जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ठीक है, कर्जन, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। देखिए शिपकिला हो गया, बारालाचला हो गया, खारदुंगला और काराकोरम। तो ये तो पता है कि सबसे ऊपर काराकोरम है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन 4 हैं। अब आगे देखते हैं, तो काराकोरम के बाद लगेगा खारदुंगला, फिर आगेगा बारालाचला, और फिर लास्ट में शिपकिला। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। 4, 3, 2, 1। अब ये जोड़ी देखनी है आपको, कौन सी सही मैच है। देखिए कोंकण तट है जो वो कहाँ है, कन्नड़ तट कहाँ है, और मालाबार तट कहाँ है। ठीक है, तो कोंकण तट है जो वो गोवा से गुजरात है, कन्नड़ तट है जो वो गोवा से
मंगलौर है, मतलब गोवा से नीचे की तरफ ये हो जाएगा कन्नड़ तट, और ऊपर वाला कोंकण तट, ठीक है। और फिर मालाबार, उसके भी नीचे मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट हो गया, ठीक है। तो तीनों ही बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए कौन कौन सी लगून झीलें हैं इनमें से, ठीक है। वेम्बनाथ झील हो गई, अस्तमोडी झील हो गई, पुलिकट और छिलका। तो देखिए पुलिकट और छिलका तो फेमस है कि ये दोनों लगून्स हैं, लेकिन ये जो वेम्बनाथ और अस्तमोडी हैं ये दोनों भी लगून झीलें हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 1 2 3 एंड 4। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। देखिए खादर क्षेत्र है जो वो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, और जो बांगर क्षेत्र है वो नदी के आसपास के क्षेत्र होते हैं जहां पे बाढ़ का पानी पहुंचता है। दलदली क्षेत्र में रेंगने वाले मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए ये है जो, ये तो सही है। उसके बाद जो ये दोनों हैं ये आपस में इंटरचेंज कर दिए गए, तो ओनली 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार लगाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आपकी ये ब्रह्मपुत्र है ना, इसका कितना है 2900 किलोमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपकी सिंध आ जाती है, उसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर्स। फिर आ जाती है गंगा जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन गंगा की जो है वो कितनी है 2525 किलोमीटर्स, है ना। और फिर गंगा के बाद आती है सतलज, उसकी है आपकी 1500 किलोमीटर। फिर आ जाएगी गोदावरी, इसकी है 1465 किलोमीटर्स। और लास्ट में आ जाएगी यमुना जिसकी है 1385 किलोमीटर्स, ठीक। तो ये अब इस यहाँ पे लगा लेंगे तो सही, एकदम सही लगे हुए, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय नदियों में से कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए सिंधु नदी है वो चीन में भी बहती है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, ठीक है। जो सतलज है वो चीन में, भारत में और पाकिस्तान में, और ब्रह्मपुत्र है वो चीन, भारत और बांग्लादेश में। तो इनमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए सिंधु और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं, पहला। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, झेलम, रावी और ब्यास ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। तो सत्य वाला आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसमें सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो झेलम नदी है वो आपकी जम्मू कश्मीर से निकलती है, और जो आपकी चिनाब, रावी और ब्यास ये तीनों ही कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो इनके उद्गम स्थल भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंदस है जो, उसको वो कहाँ से, चेम्योंगदुन ग्लेशियर है जो वहाँ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो सतलज है वो आपकी कहाँ से निकलेगी, वो राकास झील है, राकास ताल करके वहाँ से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद झेलम है जो वो वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, और उसके बाद चिनाब है जो वो निकलती है बारालाचला के पास से, और रावी, ब्यास ये दोनों ही कहाँ से निकलेंगी, रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाहरी कोर ठोस अवस्था में है और जो भीतरी कोर है वो तरल अवस्था में है। दूसरा देखिए, क्रस्ट और मेंटल के ऊपर वाले भाग को, मतलब ये पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो सत्य वाला आपको बताना था। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको एस्थेनोस्फीयर नहीं, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। और जो बाहरी कोर है वो आपकी तरल है, मतलब लिक्विड है, आउटर कोर, और जो इनर कोर है वो आपकी सॉलिड है, ठीक। तो उल्टा लिखा हुआ था यहाँ पर, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बसाल्ट की तुलना में अधिक चिपचिपा और ठंडा लावा का रिसाव शील्ड ज्वालामुखी कहलाता है। दूसरा मिश्रित ज्वालामुखी है जो, उसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल कौन सा है, हवाई वोल्केनो, ठीक है। तो देखिए इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। तो ये हो गया गलत। दूसरा देखिए, जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है कंपोजिट वोल्केनो का वो हवाई नहीं है, हवाई है जो वो शील्ड वोल्केनोस का एग्जाम्पल है, ठीक है, शील्ड वोल्केनोस का। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर इसका डी हो जाएगा। वैगनर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ठीक है, पोलर फ्लीइंग फोर्स है जो, वो किससे रिलेट करता है? रोटेशन ऑफ अर्थ से। और दूसरा पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए? ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, थोड़ी सी साइड से बल्जेस है। क्यों बल्जेस है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, तो ये तो सही हो गया है ना। और ये दोनों के बारे में भी वेगनर ने बोला है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज अनुपात, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में कुछ कथन है। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो, उसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी बकाया ऋण, अपने ब्याज खर्च का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। ठीक है, हाउ इजीली अ कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन आउटस्टैंडिंग डेब्ट। दूसरा देखिए, जितना कम अनुपात होगा उतना ही कंपनी कर्ज के बोझ से दब जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि ये। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए सिंगल विंडो, एकल खिड़की के तहत व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है। दूसरा देखिए, यह फसलों की खेती के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाने वाला लॉन्ग टर्म लोन है ना, मतलब दीर्घकालिक ऋण है। तो ये ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो ये गलत हो गया। पहला वाला बिल्कुल सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज कौन कौन सी हैं इनमें से? देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और आपका डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी यूएन की हैं? तो देखिए सभी हैं जो वो यूएन की ही है, आंसर डी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का प्रावधान घरेलू सब्सिडी को कम करने का आह्वान करना, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात उत्पादों की कीमत को कम करना और मुक्त व्यापार को विकृत करना है ना। दूसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी का उत्पादन है जो वो सीमित कार्यक्रमों के तहत प्रत्यक्ष डायरेक्ट पेमेंट है। ठीक है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो सत्य वाला आपको इसमें बताना था। तो दूसरा तो देखिए सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो प्रावधान है ये ग्रीन बॉक्स के ना होकर के एम्बर बॉक्स के हैं, एम्बर। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली टू, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं? एक तो कोटा हो गया, एक प्रोडक्शन सब्सिडी हो गया, एक एक्सपोर्ट सब्सिडी हो गया। तो देखिए आपको पता है कि जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, है ना, ट्रेड बैरियर्स, तो इनके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। ठीक है, टैरिफ कौन से वाले होते हैं? टैरिफ होते हैं यानी कि ऐसा मान लीजिए कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो भी ड्यूटी लगती है ना, वो आपका टैरिफ बैरियर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। ठीक है, आप इंपोर्ट ड्यूटी मान लीजिए, कस्टम ड्यूटी, ये आप टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी हैं तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं, इसका पर्पस है कि इंपोर्ट जो प्राइस है, मतलब इंपोर्ट जो गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है और जो डोमेस्टिक मार्केट में जो सामान है उसका जो प्राइस है, उसमें क्या है कि सिमिलैरिटी बनी रहे, इक्वल बना रहा है वो उसका प्राइस। ठीक है, इसलिए टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बचे हुए हैं जो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो ये तीनों ही हैं जो ये नॉन टैरिफ बैरियर का पार्ट है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। दूसरा, आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 1 साल बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सत्य वाला आपको बताना है इसमें। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 साल नहीं लगता, इसको समाप्त होने में 6 मंथ का समय लगता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर्टिकल 358 तीनों में से किसी भी आधार पर घोषित आपातकाल की दशा में लागू होता है, और 359 है जो वो केवल तभी लागू होता है जब आपातकाल वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस, ठीक है, इनके आधार पर अगर आपातकाल घोषित किया गया है। तो सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, मिसमैच कर दिए गए हैं आर्टिकल्स दोनों के। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? गलत वाला आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए आर्टिकल 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। 55 है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से संबंधित है, ये भी सही है। और आर्टिकल 56 है जो वो किससे पदावधि से संबंधित है, वो है ना पदावधि से। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये है जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो आपकी आर्टिकल 58 में दिया गया है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है? तो ये 7वें में हुआ था, 10वें में, 21वें में या 35वें संविधान में? तो देखिए इसका आंसर है 7वें संविधान संशोधन में ये पावर मिली थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। दूसरा, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो सही वाला इसमें आपको बताना था। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये है जो वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत गठन हुआ था इसका, और इसलिए ये क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन है यहाँ पर कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है और जो ऊंचाई से फेंका गया पत्थर है जो वो तेजी से नीचे गिरता है। इसका कारण देखिए, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि जो पत्थर है उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। तो इसमें आपको ये बताना था कि क्या ये इसका सही कारण है। तो देखिए ये दोनों ही, पहले तो ये स्टेटमेंट आपस में अपने आप में भी सही हैं और ये दोनों एक दूसरे के कारण भी है। ठीक है, तो वही इसमें दिया कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो वो बिंदु है जहां से वस्तु का संपूर्ण भाग कार्य करता है। दूसरा, इसका रीजन, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है मतलब जो, वो उसके तल से होकर के गुजरती है। तो देखिए अपने आप में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां, इनको क्या कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरीज। ठीक है, हृदय धमनियां, और जो ये कॉर्नरी आर्टरीज हैं ये शुद्ध रक्त को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का काम करती है। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सी होगा इसका। अगला देखिए, सोने और जागने का चक्र मतलब स्लीप साइकिल, और जो शरीर की जैविक लय को बनाए रखना यानी कि बायोलॉजिकल रिदम, ठीक है, इसको बनाए रखने का काम किसका है, सेरोटोनिन का, मेलेटोनिन का, या एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन या फिर कैरोटिन। तो इसका आंसर है मेलाटोनिन। अश्रु गैस से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो अश्रु गैस कौन सी होती है, टीयर गैस। टीयर गैस एक विषैली गैस है। दूसरा, वर्तमान में पुलिस बलों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है ना, भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये विषैली नहीं है, ये अविषैली गैस है, ठीक है, नॉन पॉइजनस है। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भौतिक परिवर्तन के तहत पदार्थ परिवर्तित नहीं होता और रासायनिक परिवर्तन के तहत पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो सत्य वाला आपको इसमें से बताना था। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है क्योंकि ये है जो ये भौतिक का है ना कि रासायनिक का। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन के कार्य के तहत। ठीक है, तो यहाँ भौतिक का ही है ये, तो रासायनिक में पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, जबकि यहाँ लिखा है प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत, आंसर इज ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। परंपरागत सैरोगेसी और
जेस्टेशनल सैरोगेसी इससे संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, परंपरागत में पिता के शुक्राणु या दाता शुक्राणु, इसको क्या सैरोगेट माता के अंडाणु के साथ निषेचन कराया जाता है। दूसरा जो जेस्टेशन वाला है, इसमें इसके अंतर्गत जन्म लेने वाले बच्चे को माता पिता के अंडाणुओं और शुक्राणुओं का आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए मेल कराया जाता है ना, फर्टिलाइज कराया जाता है पहले आईवीएफ ट्रीटमेंट से। तो सही वाला इसमें आपको बताना था, तो दोनों ही देखिए सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडीज यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। तो एनटीडी दिवस कब मनाया गया, 21 जनवरी 2021 को। दूसरा देखिए, भारत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सी, कुतुब मीनार, यहाँ पे मशाल जलाकर के इस उत्सव में शामिल हुआ। तो सत्य वाला इसमें बताना है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस जगह से में मशाल जलाई, तो कुतुब मीनार में, ठीक है। तो और लेकिन ये वाला गलत इसलिए क्योंकि एनटीडी दिवस है जो वो 30 जनवरी को मनाया गया, ठीक है, ना कि 21 जनवरी को, 30 जनवरी। तो आंसर इसका ए बी हो जाएगा। अगला, आईईआर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बताना है आपको कि भारत 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। और जो रैंकिंग में टॉप किसने किया है, जर्मनी ने किया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है किसकी, ये है आपकी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, पीएचडी सीसीआई, ठीक है। ये इनकी रिपोर्ट है। टॉप किसने किया है, टॉप किया है जर्मनी ने, दूसरे नंबर पे है इंडिया और तीसरे नंबर पर है आपका साउथ कोरिया, ठीक। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एनडीजेसी हैं जो, ये क्या अमेजॉन के जो सीईओ हैं अभी, जेफ बेजोस, इनकी जगह लेंगे। दूसरा, बेजोस ने ये कंपनी की शुरुआत एक इंटरनेट किताब विक्रेता के रूप में की थी, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 फरवरी को विश्व स्तर पर मानव भाईचारे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे मनाया जाता है 3 फरवरी को, ठीक है। बहुत ही रिसेंट का करंट है, आपको पता होनी चाहिए डेट्स। देखिए मानव भाईचारे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों और सहिष्णुता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का के महत्व को रेखांकित करना है, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना है। तो थीम तो बिल्कुल सही है। और ये डेट है, ये 3 फरवरी नहीं है, ये 4 फरवरी है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर देखेंगे अभी चल रहा है अभी भी, तो रिसेंट का करंट है, आंसर इसका हो जाएगा ओनली बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ष 2020 का हिंदी शब्द कौन सा है, मीन्स हिंदी वर्ड ऑफ 2020 पूछा है इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। आत्मनिर्भरता, संविधान, नारी शक्ति या आधार। तो देखिए 2020 का है आत्मनिर्भरता, 2019 का था संविधान, 2018 का था नारी शक्ति और 2017 का आपका आधार, ठीक है। ये सब लाइन से ही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन देखिए, माया है जो, ये एक रोबोट है जो बैंकों में सेवा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और केवल ये अंग्रेजी भाषा बोलता है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह ग्राहकों के चेहरे को पहचानेगा और फिर चैटबॉट का उपयोग करके उन्हें प्रतिक्रिया देगा। तीसरा देखिए, बैंकिंग आवर्स जब खत्म हो जाएंगे तो ये खुद जाकर के डॉकयार्ड में अपने आप को चार्ज कर लेगा, इसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सत्य वाला आपको इसमें बताना था। तो देखिए दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है। पहला वाला इसलिए गलत है कि कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं बोल सकता है, ठीक है, कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं, ठीक है। तो आंसर इसका 2 और 3 यानी बी आंसर हो जाएगा। स्टारडस्ट 1.0 के बारे में देखिए। स्टारडस्ट 1.0 है जो वो जैव ईंधन पर चलने वाला पहला रॉकेट है। दूसरा, स्टारडस्ट 1.0 छात्र और बजट पेलोड के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इट सूट्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड द बजट पेलोड्स। ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्यूबसेट्स नामक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेगा, ठीक है। तो देखिए तीनों ही सही हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना, इसके उद्देश्य बताने हैं आपको। देखिए कपड़ा उद्योग को विश्व भर में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सक्षम बनाना, बड़े निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन और
निर्यात को बढ़ावा देना और उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और चेक करके अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।